2027 एक ऐसा साल होगा जिसमें क्या सच में पहले बिग बैंग हुआ भी था? क्या इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर भी है? इसका जवाब हमें मिल जाएगा। क्या इस ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है या हम यहाँ पर अकेले हैं? क्या मल्टीवर्स जैसा भी कुछ होता है या यूनिवर्स ही अकेला सब कुछ है? ये सारे बड़े प्रश्नों के जवाब हमें मिलेंगे और इसे पॉसिबल करेगा एलन मस्क। अब आप पूछोगे कैसे? अब आप बिलीव नहीं करोगे, बट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी 100 टाइम्स आधुनिक और 100 टाइम्स बेटर स्पेस टेलीस्कोप एलन मस्क लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 200 टाइम पावरफुल होगा और हबल को ये फोटो खींचने में 3 साल लग गए थे, पर यही रोमन स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट्स में कर सकता है। बात तो ये है कि इतने एडवांस स्पेस टेलीस्कोप होने के बावजूद भी इस टेलीस्कोप को क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था? क्या है इस टेलीस्कोप की पूरी कहानी और ये क्या क्या कर सकता है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। ईयर 2013 जब नासा ने पहली बार दुनिया के सामने इस टेलीस्कोप का डिजाइन पेश किया था और इस टेलीस्कोप के फॉर्मेशन की शुरुआत की थी, लेकिन जब से इस टेलीस्कोप को पेश किया गया तब से सभी वैज्ञानिकों को एक चिंता सताई जा रही है। बहुत ही जल्द ये आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर देगा। इसके डिस्कवरीज इतने माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट साइंस का पूरा अंडरस्टैंडिंग ही गलत साबित कर सकता है। लेकिन उनकी ये चिंता दूर हो उसके पहले ही एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। जब इस प्रोजेक्ट को लेकर नासा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई तो ट्रंप ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही खारिज कर दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अब इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के पीछे इनका मेन कारण क्या था? बजट। ये रीजन डोनाल्ड ट्रंप के हर दम मुंह जवानी रहती है पर उनकी हरकतें कुछ और ही कहती है। 2020 के टाइम पर जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही थी तब ट्रंप ने वैक्सीन को भी फंड करने से साफ इनकार कर दिया था। 2019 में जब उनके सामने क्लाइमेट क्राइसिस आई, स्पेसिस एक्सटेंशन, एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज रखे गए, तब भी उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर ट्रंप ने पूरे 156 साइंस प्रोजेक्ट को नकार दिया गया था और शायद ये मेजर रीजन था कि वो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अगर ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसका लॉन्च ईयर रिवील हो गया? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया वैसे ही नासा जा पहुंचा कांग्रेस के पास। यूएस कांग्रेस को यह प्रोजेक्ट इतना प्रॉमिसिंग लगा कि ना ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया बल्कि 8% से इनके बजट को भी इंक्रीज कर दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि अब ये टेलीस्कोप एक साथ 4 टेलीस्कोप का काम करने वाला है। देखो ये थोड़ा टेक्निकल है पर काफी सिंपल है। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, एक वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा कोरोनाग्राफ। अब इनका काम क्या है? सिंपल फोटो खींचना। वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका लेंस वाइड एंगल लेंस है जो एक ही टाइम पर मेजर फील्ड ऑफ विजन को कैप्चर कर सकता है। और इसीलिए जहां इस फोटो को खींचने में हबल को 3 साल लगे, वहीं पर यह टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट में खींचने की काबिलियत रखता है। इसके इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम 13 बिलियन लाइट ईयर से ज्यादा दूर से आती लाइट को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। और कोई क्रिएटर है या नहीं, इसका जवाब हमें शायद पता चल सके। बिग बैंग हुआ था कि नहीं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का सारा सीक्रेट, ये सब कुछ हमारे सामने हो सकता है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा पूरा साइंस सही साबित हो या फिर पूरा का पूरा गलत भी। और रही बात कोरोनाग्राफ की, तो यह छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार्स की लाइट को आर्टिफिशियली डिम करके एक्सोप्लैनेट और उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हमें बताएगा कि क्या उस प्लेनेट पर लाइफ है या नहीं। और इस तरह हम ये समझ पाएंगे कि क्या दूसरे ग्रहों में भी एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। अब देखा जाए तो इस टेलीस्कोप के सिलेबस में एक्सोप्लैनेट को स्टडी करना कभी था ही नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने टेलीस्कोप को एक नया काम सौंप दिया। और इसलिए अगर देखा जाए तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप का काम सिर्फ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और रिलेटिविटी थ्योरी पर फोकस करना था। पर नेशनल रिकॉन्सिस एजेंसी, जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए स्पाई सैटेलाइट बनाती थी, उनके पास एक स्पेयर टेलीस्कोप मिरर पड़ा था
जो किसी के भी काम का नहीं था। और इसीलिए 2012 में उन्होंने नासा को वो मिरर फ्री में सौंप दिया और नासा ने उस पर एक कोरोना ग्राफ बिठाकर टेलीस्कोप का सेकंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, जो था एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन। और इसके बाद फाइनली वो स्टेप आ गया जब डिसाइड होना था कि इसका नाम क्या रखा जाए। स्टार्टिंग में तो सभी वैज्ञानिकों ने इसका नाम WFIRST यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप रखा, लेकिन 2018 में नैन्सी ग्रेस रोमन, द फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट ऑफ नासा की मृत्यु के बाद 2022 में नासा ने इस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया। इन मेमोरियल वो दुनिया को ये बताना चाहती थी कि ये टेलीस्कोप इनके लिए कितना स्पेशल है और इसको लेकर वो काफी ज्यादा सीरियस है। और इन स्पेस टेलीस्कोप की कहानी जो नैन्सी ने आज से 60 साल पहले स्टार्ट की थी, उसे वो कभी नहीं रोकेंगे। अगर नैन्सी को नासा में रिक्रूट ही नहीं किया गया होता तो शायद आज तक हम कभी भी टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने के बारे में नहीं सोचते, या फिर हम ग्रेटली डीले हो जाते। हमारे पास आज तक ब्लैक होल का पहला पिक्चर नहीं होता, यहाँ तक कि एक्सोप्लैनेट भी सिर्फ बुक्स में ही एग्जिस्ट करते। सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी को शायद हम आज तक नहीं देख पाए होते और यूनिवर्स का एज भी हमने अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया होता। ये जो भी स्पेस टेलीस्कोप की दुनिया में रिवॉल्यूशन आया है वो सिर्फ और सिर्फ नैन्सी की वजह से ही है। नैन्सी का जन्म 1925 में हुआ था, जब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। उस वक्त में नैन्सी ने PhD इन एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट किया और अपने पैशन से नासा को ज्वाइन कर लिया। नासा में उनका काम था नासा के बाहर मौजूद एस्ट्रोनॉमर को नासा के साथ काम करने के लिए कन्विंस करना। आप इसे नासा का PR या फिर टैलेंट एक्विजिशन भी कह सकती हो। लेकिन उस वक्त वो नासा को भी कंटिन्यूअली फोर्स कर रही थी कि उन्हें स्पेस में एक टेलीस्कोप भेजना चाहिए। अर्थ के थिक एटमॉस्फेयर की वजह से हम सरफेस से बहुत कुछ नहीं देख पाते और इसीलिए हमें स्पेस में टेलीस्कोप भेजना चाहिए क्लियर इमेजेस के लिए। काफी बार कोशिश करते रहने के बाद फाइनली नासा की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ने उनकी बात सुनी और सबसे पहले हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा 24 अप्रैल 1990 को। और उसके बाद जो रिवॉल्यूशन आया ये तो आप देख ही सकते हो और यही वो कारण है जिसकी वजह से नैन्सी को मदर ऑफ हबल भी बुलाया जाता है। अब ये टेलीस्कोप रेडी है, उसका नाम भी रेडी है, पर सबसे बड़े सवाल का जवाब अभी तक रेडी नहीं है। आखिर इसे स्पेस में रखा कहाँ जाने वाला है? इसे किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर सन से आता हुआ रेडिएशन इसके ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट न करे और जहां पर इसे ना के बराबर फ्यूल को यूज करना पड़े। अब इन प्रॉब्लम को लिस्ट करने के बाद सॉल्यूशन हमारे सामने था L2 लैग्रेंज पॉइंट 2। एक्चुअली में हमारे सन और अर्थ के बीच ऐसे 5 पॉइंट हैं जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करके नलिफाई कर देती है। इन पॉइंट पर जाके आपने अगर कुछ भी रख दिया तो वो सदियों तक बिना हिले वहीं पर पड़ा रहेगा, क्योंकि उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां पर कोई फोर्स मौजूद ही नहीं है। सारी एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसल आउट हो जाती है। अब सवाल आता है इन 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से स्पेसिफिकली L2 ही क्यों? ये समझने के लिए आप ये डायग्राफ देखो, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा L1, L3, L4, L5 ऐसे पॉइंट है जो सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और L2 अकेला ऐसा पॉइंट है जो अर्थ के बाद आता है। इसी वजह से सन के रेडिएशन से हमारा अर्थ उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसके ऑब्जर्वेशन में ना के बराबर एरर आएंगे। सो अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये टेलीस्कोप को बनाने का काम नासा कर रहा है। उसका नाम नासा के एक साइंटिस्ट पर रखा गया है। इसे फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाया जाए उस पर भी नासा ही वर्क कर रहा है। तो फिर जब सब कुछ नासा कर रहा है तो हर जगह पर एलन मस्क का नाम क्यों आ रहा है? बट ये टेलीस्कोप को लॉन्च करने का काम एलन मस्क को ही सौंपा गया है। नासा ने यह काम उनको इसलिए सौंपा है क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली अपने टेस्ला के रोडस्टर को स्पेस में लॉन्च किया है। अब उस रोडस्टर का वजन और इस टेलीस्कोप का वजन सेम टू सेम है। प्लस नासा अगर इसे खुद लॉन्च करेंगे तो उसका खर्चा उसे $1,38,000 आएगा। और एलन मस्क का फाल्कन हैवी तो रीयूजेबल फ्यूल एफिशिएंट रॉकेट है और इसीलिए अगर वो इसे लॉन्च करेगा तो इस लॉन्च के पीछे का खर्चा सिर्फ $24,000 आएगा, यानी लगभग 6 गुना कम।
इसलिए एलन मस्क को यूएस गवर्नमेंट यूटिलाइज कर रही है। इसमें एलन मस्क क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जब तक ये नया रोमन स्पेस टेलीस्कोप इमेजेस भेजना शुरू करेगा, क्या आप लोग तब तक इंतजार कर सकते हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।